हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है 4 अप्रैल के डेली हिंदू न्यूज़पेपर से निकाले गए क्वेश्चन सीरीज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेट डायरेक्ट टैक्स रेट इंक्रीज कलेक्शन रेट। तो 2022-23 के लिए जो डायरेक्ट टैक्स रेट है वो कितनी इंक्रीज हो गई है? तो टैक्स रेट, डायरेक्ट टैक्स रेट इंक्रीज हुआ है आपका 17.6%। 17.6%। टोटल टैक्स कलेक्शन हुआ है 16.61, जिसमें से 10.04 लाख करोड़ है कॉर्पोरेट सेक्टर से और 9.6 लाख करोड़ है टैक्स पेयर के द्वारा। यानी कि ये करीब बैठता है आपका 51% के करीब और ये बैठता है आपका 49% के करीब। तो रफली आपको आइडिया होना चाहिए टैक्स रेट का। ठीक है, एग्जैक्ट डेटा नहीं याद करना, रफली आपको पता होना चाहिए। लेकिन टैक्स रेट इंक्रीज कितनी है ये याद जरूर रहना चाहिए, 17.6%। और डायरेक्ट टैक्स रेट वो होता है जो जिस व्यक्ति पर लगता है उसी को ही देना होता है। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स रेट तो पास हो जाता है जब आप पेट्रोल पंप पे तेल भरवाने जाते हो, जैसे आप तेल भरवाओगे उसके बाद आप टैक्स दोगे। लेकिन इनकम टैक्स जिस व्यक्ति पे बनता है वो उसी को देना होता है, ये पास नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हु इज करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली के करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या है? विनय कुमार सक्सेना। और मैं बार बार कहता हूं इस सेशन की खास बात यह है कि सीएम, गवर्नर, मिनिस्ट्री, ये आपके एग्जाम से पहले इतनी बार रिवाइज हो जाएगा कि आपको आसानी से ऑप्शन देखते ही क्लिक हो जाएगा। तो विनय कुमार सक्सेना भी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। दिल्ली आर्टिकल 239 के पार्ट बी के तहत आपकी क्या है, एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसकी अपनी विधानसभा है, यहां पर चुनाव होते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। दिल्ली के अलावा जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर भी सीएम होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें विच कंट्री हैव कार्बन, 2 क्वेश्चंस मिसिंग है, 3 और 4। हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 पे। विंटर टर्म वॉर एसोसिएटेड विद फिनलैंड हिस्ट्री इज अबाउट। देखो फिनलैंड की हिस्ट्री में क्या हुआ था कि सोवियत संघ ने फिनलैंड को कैप्चर कर लिया था। ठीक है, सोवियत संघ ने फिनलैंड को कैप्चर कर लिया था और इस टर्म को क्या कहा जाता है वहां पर विंटर वॉर कहा जाता है। ठीक है, जब सोवियत संघ ने फिनलैंड को कब्जे पे के लिए लिया था तो इसको क्या कहा जाता है, वहां पर विंटर वॉर कहा जाता है। और फिनलैंड आजकल बहुत चर्चाओं में है, क्यों? क्योंकि फिनलैंड ने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, फिनलैंड ने ज्वाइन कर लिया है आपके किसको? फिनलैंड ने ज्वाइन कर लिया नाटो को, तो इस वजह से ये आपका चर्चाओं में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट इज द WHO रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ सोल्ट फॉर एडल्ट। देखो हिंदू न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल आया था जिसमें दिखाया गया था कि जो आपका WHO है, WHO की एक रिपोर्ट आई है और वो आई है सोल्ट के इनटेक को लेकर, जिसमें ये दिखाया गया है कि ज्यादा नमक के कंजप्शन से, क्योंकि नमक मतलब सोडियम क्लोराइड, तो ज्यादा सोडियम के कंजप्शन से क्या हो जाता है, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम होने लग जाती है। ठीक है, बीपी बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, ये चीज दिखाई गई है। तो WHO कहता है कि एक एडल्ट को एक दिन में सिर्फ 5 ग्राम से कम ही नमक खाना चाहिए। अगर वो इससे ज्यादा नमक का कंजप्शन कर रहा है तो वो उसके लिए हानिकारक है। नेक्स्ट है कि इनको लेकर देखो भारत में क्या होगा। भारत में आपका FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जब WHO ने कैंपेन चलाया कि भाई नमक का कंजप्शन कम होना चाहिए, तो भारत ने FSSAI ने भी 2 मूवमेंट चलाई थी।
ठीक है। एक तो ईट राइट मूवमेंट पूछेंगे, ईट राइट इंडिया मूवमेंट किसने चलाई थी? तो ईट राइट इंडिया मूवमेंट चलाई थी FSSAI ने। इसके अलावा आज से थोड़ा कम किसके लिए कहा जा रहा है? नमक के लिए कहा जा रहा है। तो दोनों चीज याद रखनी है क्योंकि अभी WHO की रिपोर्ट आई थी। ठीक है, तो सेवेंथ और एट्थ क्वेश्चन, सॉरी सिक्स और सेवेंथ क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, व्हेन डिड स्कॉटलैंड ज्वाइन एंड बिकम द पार्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन? देखो, एक तो आपको पता होना चाहिए जो ग्रेट ब्रिटेन है उसमें आपके 3 कंट्री आते हैं। कौन कौन से? स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड, जिनका कॉमन शासन चलता है। अगर आप यूनाइटेड किंगडम की बात करते हो तो यूनाइटेड किंगडम में आपका नॉर्दर्न आयरलैंड भी आ जाता है। तो हुआ क्या था, 1707 में स्कॉटलैंड ने और इंग्लैंड ने एक एग्रीमेंट किया था और जिसके बाद क्या बना था? ग्रेट ब्रिटेन बना था। कब? 1707 में। ठीक है, कब? 1707 में। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर स्कॉटलैंड के जो फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं हुंजा यूसुफ। तो वो कह रहे हैं कि दोबारा से हम क्या कराएंगे? दोबारा से हम रेफरेंडम कराएंगे। यहाँ पर 2014 में रेफरेंडम पहले भी हो चुका है जिसमें 55% लोगों ने ये बोल दिया था कि हम ब्रिटेन के साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, इंग्लैंड के साथ रहना चाहते हैं, और 45% लोग मना कर रहे थे। अब दोबारा से यहाँ पर इनकी डिमांड है क्योंकि ये चुनाव में जो जीते हैं तो इनका मुद्दा यही था कि दोबारा रेफरेंडम कराया जाए। तो स्कॉटलैंड में पार्लियामेंट तो है लेकिन वहां पर क्या होता है, जो आपके लेस इंपोर्टेंट के मुद्दे हैं, मतलब कि जैसे वहां की जो सरकार है वो सिर्फ एजुकेशन, हेल्थ, इस तरह की चीजें देख सकती है, डिफेंस, इंटरनेशनल मुद्दे, ठीक है, ये सारे किससे जुड़े होते हैं आपके? ये सारे ब्रिटेन के अंडर में होते हैं। इन पे सारे डिसीजन स्कॉटलैंड का कौन लेता है? ब्रिटेन लेता है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ स्कॉटलैंड? तो होली रोड, होली रोड करके क्या है स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट का इन्होंने नाम दे रखा है। चलिए, नेक्स्ट है सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी। तो अगर आप पहले से सेशन को फॉलो कर रहे हो तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जब राहुल गांधी के खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन लगाया गया था, ठीक है, जिसके तहत अगर आपने किसी की, अगर आपके खिलाफ ना मानहानि का केस हो सकता है अगर आप किसी के खिलाफ क्या करते हो? डिफेम करते हो सामने वाले को। तो अभी राहुल गांधी ने क्या किया था, जो मोदी सर नेम को लेकर, ठीक है, चोर बोल दिया था, जिसको लेकर उनपे केस हुआ था, और किसके तहत हुआ था? आईपीसी के सेक्शन 499 के तहत। और ये कब से शुरू हुआ था? आईपीसी का ये सेक्शन की शुरुआत हुई थी आपका 1860 से, ब्रिटिश टाइम पर। नेक्स्ट है एयर एक्सरसाइज कोपिस। तो एक एयर एक्सरसाइज है कोप, किसके बीच की? इंडिया और यूएस, इंडिया और यूएस के बीच की कोप एक्सरसाइज है, जो आपकी 10 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल के बीच में कलाकांडू एयर बेस पर होगी। ठीक है, कहां पर है ये है वेस्ट बंगाल में। और कौन सा कंट्री एज ए ऑब्जर्वर ज्वाइन करेगा? जापान कोप को क्या करेगा? ज्वाइन करेगा एज ए ऑब्जर्वर। इसी तरीके से वीर गार्जन, तो वीर गार्जन क्या है? वीर गार्जन एक्सरसाइज एयर की एक्सरसाइज है, इंडिया और जापान की, ये जनवरी में हुई थी। तो इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नजदीकी आजकल बढ़ी रही है, जिन्होंने चारों ने मिलकर क्या भी बना रखा है? क्वेड नाम का ग्रुप भी बना रखा है। चलिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें राज्यसभा, जिसको अपर हाउस बोलते हैं, 250 इसमें मैक्सिमम सीट होती है, जिसमें से 238 पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और 12 सीट्स राज्यसभा की राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति उन पे नॉमिनेट करते हैं, यानी कि अपनी मर्जी से राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को चुन लेता है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से, जैसे कल्चर से, स्पोर्ट्स से। राज्यसभा कभी डिसोल्व नहीं होती है, कॉन्टिन्यूअस हाउस कहलाती है ये। 6 साल का इसके मेंबर का टेन्योर होता है। हर दूसरे साल में इसके 1/3 मेंबर रिटायर होते रहते हैं। 1/3 मेंबर हर दूसरे साल में यहाँ के क्या होते रहते हैं? रिटायर होते रहते हैं। चलिए, तो राज्यसभा का पहला सेशन कब हुआ था? तो राज्यसभा का पहला सेशन हुआ था 13 मई 1952 को। ठीक है, 13 मई 1952 को।
नेक्स्ट है विच कंट्री इज गोइंग टू लीगलाइज इथोनेशिया। तो फ्रांस कोशिश कर रहा है कि जो इच्छा मृत्यु होती है ना, जिसमें क्या किया जाता है कि आपका एक इंजेक्शन लगाया जाता है, उसके बाद इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो फ्रांस इसके खिलाफ काम कर रहा है। ठीक है, जल्दी वो एक यूरोप का एक और देश बन जाएगा जो अपने यहाँ पर इसको क्या दे देगा, मंजूरी दे देगा। What is the name of first black African woman astronaut for lunar mission Artemis 2? तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए आर्टेमिस किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, आर्टेमिस मिशन आपके लूनर मिशन है। ठीक है, आर्टेमिस 2 नासा का ये मिशन है। और खास किस लिए हो गया कि इसमें क्रिस्टाना कोच को चुना जा रहा है, जो एक तो अफ्रीकन है और ब्लैक वुमेन है। फर्स्ट ब्लैक अफ्रीकन वुमेन एस्ट्रोनॉट चुनी जा रही है आर्टेमिस 2 के लिए। कौन? क्रिस्टीना कोच। ठीक है, क्रिस्टीना कोच पहली ब्लैक अफ्रीकन वुमेन, ठीक है, हु इज गोइंग टू सेलेक्टेड फॉर द आर्टेमिस 2 लूनर मिशन। नेक्स्ट है हु इज करंट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिलहाल के भारत के हेल्थ मिनिस्टर कौन है? तो आपकी डेली एक मिनिस्ट्री हम देखते हैं ताकि ओवर द टाइम आपको याद हो जाए। तो मनसुख मंडाविया। ठीक है, मनसुख मंडाविया क्या है? करंट हेल्थ मिनिस्टर है। नेक्स्ट है ओपेक क्या है? तो फुल फॉर्म है इसकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जिन देशों में पेट्रोल का एक्सपोर्ट होता था उन्होंने एक संस्था बना ली थी। ठीक है, इसको ओपेक कहा गया था। इसमें शुरुआत में 5 मेंबर थे। 14 सितंबर 1960 को बनाया गया था। उस समय पर इसमें 5 मेंबर थे और अभी इसमें 13 मेंबर है। ठीक है, अभी इसमें क्या है? 13 मेंबर है। और इसका जो आपकी वियना, ठीक है, वियना जो किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया में ओपेक का हेडक्वार्टर है। तो ओपेक के बारे में एक बार वो देख लेते हैं। ओपेक 13 कंट्रीज का ग्रुप है। ठीक है, 13 कंट्रीज का ग्रुप है जो तेल की सेम कीमत रखने के लिए या मार्केट डिस्टोर्ट ना हो, ठीक है, सभी फायदा कमाए, उसके लिए बनाया गया था। शुरुआत में इसके 5 मेंबर थे। जब ये 1960 में बना, 1960 में बना, उस समय पर 5 मेंबर थे, अभी इसमें 13 मेंबर है। चलिए, तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे हम एक नए दिन के करंट अफेयर्स के साथ।